हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग स्पीयर। माई सेल्फ डॉक्टर सोनिका। बच्चों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्यूनाइजेशन के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये डिस्कशन। पहले ये देख लेते हैं कि कुछ इम्यूनिटी और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी और इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, इन सारी चीज़ों का डेफिनेशन जान लेते हैं। पहले चलो शुरू करते हैं इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? बाहर एनवायरनमेंट में क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे पैथोजेंस है। वो क्या करते हैं, जब भी वो हमारा बॉडी में एंटर करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी हमारा बॉडी में एंटर करते हैं तब क्या होता है, हमारा बॉडी में डिसीज़ होता है। तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तो तब हमारा बॉडी क्या करता है, हमारा बॉडी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म या तो फाइट बोल सकते हैं, क्या करता है, एक फाइट चालू करता है। वो फाइट किस लिए चालू करता है? ताकि इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर सके, किल कर सके। तो हमारा बॉडी क्या करता है, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए पूरा कोशिश करता है। या तो अगर उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल ना कर सके तो क्या करता है, उससे जो डिसीज़ हो रहा है, उससे जो इलनेस हो रहा है, उसको कम करने की ये कोशिश करता है। तो ये जो बॉडी का एबिलिटी होता है, जो लड़ सकता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ के क्या करते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। सो क्या होता है, इट इज़ अ बॉडीज एबिलिटी टू रेसिस्ट एंड फाइट। पहले क्या करता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने नहीं देता। अगर अंदर आ भी गया तो क्या करता है, ये फाइट करने की कोशिश में होता है। बॉडी फाइट करता है। तो फाइट इन्फेक्शंस बाय डिस्ट्रॉइंग डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो जब फाइट करता है तो कोशिश यही रहता है बॉडी का कि उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर सके। या तो अगर वो नहीं हो पाया तो इट प्रिवेंट them from the causing illness। सो ये हो गया इम्यूनिटी का डेफिनेशन। चलो इम्यूनिटी में कौन कौन से टाइप से वो जान लेते हैं। इम्यूनिटी में दो टाइप से, पहला वो है इन्नेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ। कोई इन्फेक्शन हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप, जब हम पैदा होते हैं अपने आप ये है, ऑलरेडी हमारा बॉडी में है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। फॉर एग्जांपल स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और सेक्रेशन। सो स्किन क्या करता है, स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। कैसे? जो बाहर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको अंदर आने नहीं देते हैं। ये भी एक तरह की इम्यूनिटी हो गया। तो ये जो स्किन, सेक्रेशंस और म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी, जो बर्थ से दे आर प्रेजेंट सिंस बर्थ। उसके बाद अडैप्टिव का मतलब होता है जब भी इन्फेक्शंस होता है, जब हमें पता होता है कि कोई डिसीज़ होने वाला है, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो इम्यूनिटी हम एक्वायर करते हैं उसको है क्या बोलते हैं, अडैप्टिव इम्यूनिटी। जब इन्फेक्शन होता है, जब हम बढ़ते जाते हैं, जब हमारा उम्र बढ़ता जाता है तो हम बहुत ही पैथोजेंस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक्सपोज होते हैं। तो हम तब जो इम्यूनिटी हमारा बॉडी में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अडैप्टिव इम्यूनिटी। उसमें भी दो तरीके की है अडैप्टिव इम्यूनिटी में। पहला है एक्टिव एंड दूसरा है पैसिव। चलो पहले देख लेते हैं एक्टिव इम्यूनिटी में कौन कौन सी टाइप्स है। एक्टिव इम्यूनिटी में दो तरह की टाइप्स है। एक पहला है नेचुरली एक्वायर्ड, दूसरा है इंड्यूस्ड। सो नेचुरली एक्वायर्ड में क्या होता है, नेचुरली एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, हमारा बॉडी में एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एंटर हो गया है तो उसको फाइट करने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, एक इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट करता है, उससे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इंड्यूस मतलब क्या होता है, इंड्यूस मतलब होता है, बेस्ट एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। आफ्टर वैक्सीनेशन, हम वैक्सीनेशन अभी पेशेंट या बच्चे को क्या नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन हमें पता है एक फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शंस हो सकता है, ये डिसीज़ हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ही एज अ प्रिकॉशन हम क्या करते हैं, ये जो वैक्सीन है उसको डालते हैं अंदर। वैक्सीन में क्या होता है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको किल करके या तो इनएक्टिवेट करके हम अंदर डालते हैं, ताकि
बॉडी उसके अगेंस्ट एक फाइट इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, उससे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। तो फ्यूचर डेज में तो जब भी ये इन्फेक्शन आएगा तो बॉडी इसको प्रोटेक्ट करेगा, बॉडी इस डिसीजेस से प्रोटेक्ट करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड एक्टिव अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो उसके बाद पैसिव का मतलब क्या है, कोई डायरेक्टली हम एंटीबॉडीज़ को बॉडी में डाल रहे हैं, नेचुरली, उसमें भी एक नेचुरली इंड्यूस्ड है और इंड्यूस्ड है, नेचुरली एक्वायर्ड है और इंड्यूस्ड है। नेचुरली एक्वायर्ड में कौन सा आता है, पहला, उसके लिए एग्जांपल है मैटरनल एंटीबॉडीज़ जो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बेबी को जाता है, उनको क्या बोलते हैं, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद इंड्यूस मतलब क्या होता है, हम बाहर से इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं, उससे क्या होता है, एंटीबॉडीज़, हम बाहर से एंटीबॉडीज़ को पेशेंट को दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड पैसिव इम्यूनिटी। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम ये देखेंगे कि वैक्सीनेशन का डेफिनेशन क्या है। मैंने क्या बताया था, वैक्सीनेशन का डेफिनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है, हम वैक्सीन डालते हैं। वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में इधर हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन को क्या करते हैं, या तो इनएक्टिवेट करते हैं या तो उसको मारते हैं, किल करते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर डालते हैं। कैसे डालते हैं, इस वैक्सीन के थ्रू। इस वैक्सीन जो है उसमें क्या होता है, ये किल्ड या इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या पैथोजेंस होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, वैक्सीन हम डालते हैं। डालने के बाद क्या होता है, बॉडी जो है इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट एक इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, फाइट करता है। तो उससे क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होता है। उससे क्या होता है, ये जो डिसीजेस या इलनेस होने वाला था उसको प्रिवेंट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ये जो एंटीबॉडीज होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं, फ्यूचर में ये डिसीजेस ना हो, ऐसे ये प्रोटेक्ट करता है। तो डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ द एक्ट ऑफ गिविंग ए वैक्सीन का मतलब क्या होता है, आइदर वीकेंड, किल्ड और जर्म to a person to stimulate the immune system and to protect against the specific diseases. उसके बाद क्या होता है, इम्यूनाइजेशन। तो इसमें वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में ऑफन हम क्या करते हैं, दोनों को मिला लेते हैं। वैक्सीनेशन इज इक्वल टू इम्यूनाइजेशन ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वैक्सीनेशन का मतलब सिर्फ वैक्सीन देना होता है। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, वैक्सीन देने के बाद जो इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में स्टिमुलेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्यूनाइजेशन। इट इज़ नथिंग बट प्रोसेस बाय विच पर्सन बिकम्स protected and develop immunity against disease after receiving a vaccine. वैक्सीन रिसीव करने के बाद एक इम्यूनिटी बढ़ता है, एक इम्यूनिटी बन जाता है उस स्पेसिफिक डिसीज़ के अगेंस्ट। सो उसको क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, वैक्सीन देने के बाद जो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। तो चलो अब जो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि वैक्सीन्स में स्पेशली जो वैक्सीन्स के बारे में बात कर रही थी मैं, वैक्सीन्स में कौन कौन सा टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है, चलो देखते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स का मतलब क्या होता है, हम एक पैथोजन लेते हैं, मान लो कि ये एक पैथोजन है, ये कुछ डिसीज़ अगर बॉडी के अंदर आ गया तो कुछ डिसीज़ स्प्रेड करता है, कुछ डिसीज़ कॉज करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिसीज़ कॉजिंग कंपोनेंट है, उसको हटा देते हैं, जो उस पैथोजन का डिसीज़ कॉजिंग कंपोनेंट होता है उसको हम हटा देते हैं, या तो मारते हैं या तो हटा देते हैं। तो तब क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा उसको तो जब हम ये पैथोजन बॉडी के अंदर डालेंगे
एज ए वैक्सीन, इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन, तो क्या हो जाएगा, दैट कैन स्टिल रेप्लिकेट बट इट कैन नॉट कॉज द डिसीज। इस पैथोजन को क्या, इस पैथोजन में क्या किया हमने, ये जो डिसीज कॉजिंग कंपोनेंट था उसको इनएक्टिवेट कर लिया है। इनएक्टिवेट कर लिया है, वो सिर्फ रेप्लिकेट हो सकता है, वो सिर्फ मल्टीप्लाई रेप्लिकेट हो सकता है। तो इस टाइप ऑफ डिसीज को हम क्या बोलते हैं, लाइव, इस टाइप ऑफ वैक्सीन्स को हम क्या बोलते हैं, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, वेयर द इन that vaccine they have weakened pathogen, weakened form of pathogen in which the disease causing component has been removed। तो उसके बाद आता है दूसरा जो है वो है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन का मतलब सिंपल है, जो पैथोजन होता है उसको पूरा मार देते हैं, किल कर देते हैं। तो उसके बाद आता है टॉक्साइड में क्या आता है, मेड फ्रॉम इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स। हमें पता है बैक्टीरिया जो है वो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, उस टॉक्सिन्स को हम लेके क्या करते हैं, उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो उस टाइप्स ऑफ वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं, टॉक्साइड। तो बच्चों ये था 3 क्लासिफिकेशन, लाइव अटेन्यूएटेड, किल्ड और टॉक्साइड्स। चलो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लाइव अटेन्यूएटेड कौन सी वैक्सीन्स देते हैं, कौन सी वैक्सीन्स है। तो चलो देखते हैं लाइव अटेन्यूएटेड। सो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स को याद रखने के लिए एक निमोनिक है, वो क्या है, बॉय loves the crime। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या है। पहले बी में क्या आता है, दिस इज नथिंग बट BCG वैक्सीन। ओ का मतलब क्या होता है, OPV। वाई का मतलब क्या होता है, येलो फीवर के लिए एक वैक्सीन देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, येलो फीवर वैक्सीन। उसके बाद एल स्टैंड्स फॉर लाइव अटेन्यूएटेड। कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स है। तो उसके बाद टी स्टैंड्स फॉर द में टी आता है, टी स्टैंड्स फॉर टाइफॉइड। उसके बाद सी स्टैंड फॉर चिकन पॉक्स, जो वारिसेला बोलते हैं चिकन पॉक्स, वो होता है। उसके बाद आर स्टैंड्स फॉर 2 वैक्सीन्स, वन इज रूबेला, अदर वन इज रोटा वायरस। आई स्टैंड्स फॉर इन्फ्लुएंजा, जो नेसल स्प्रे आता है उसको, वो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। उसके बाद एम स्टैंड्स फॉर मीजल एंड मम्स। देन ई स्टैंड फॉर एपिडेमिक टाइफस। So बच्चों, these are the live attenuated vaccines। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स हम कैसे याद रखेंगे, एक निमोनिक से, बॉय लव्स द क्राइम, उसके साथ हम एक ऐसे हम याद रखेंगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि किल्ड वैक्सीन कौन से होते हैं। तो किल्ड वैक्सीन के लिए भी एक निमोनिक है, वो क्या है, जापान डर्ट ABC। तो चलो क्या क्या है देखते हैं। पहला जो जापान का है उसको क्या बोलते हैं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। डी का मतलब होता है DPT। उसके बाद आई में क्या आता है, IPV। उसके बाद आर में आता है रेबीज। उसके बाद आर में आता है रेबीज। यहाँ पे आई में क्या आता है, आई में होता है इन्फ्लुएंजा। DPT के बाद आई में जो आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फ्लुएंजा। सो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट टी स्टैंड्स फॉर अगेन टाइफॉइड। यहाँ से ध्यान से देखो बच्चों, क्या है ये जो इन्फ्लुएंजा और टाइफॉइड है, इन्फ्लुएंजा और
टाइफॉइड है, ये दोनों में आता है, ये दोनों लाइव और किल्ड वैक्सीन दोनों में आता है, दोनों फॉर्म्स में ये टाइफॉइड और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आता है। तो उसके बाद ए का मतलब होता है हेपेटाइटिस ए, बी का मतलब होता है हेपेटाइटिस बी एंड सी का मतलब होता है कॉलेरा। कॉलेरा। तो बच्चों ये था किल्ड वैक्सीन्स का एग्जाम्पल। तो अब देखेंगे, हम लास्ट में देखेंगे कौन कौन सी टॉक्साइड है, कौन कौन सी टॉक्साइड्स है। टॉक्साइड में टी और डी होता है। टी का मतलब होता है टेटानस टॉक्साइड। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया टॉक्साइड। तो बच्चों ये एक और टॉक्साइड है, उसको हम यूज़ नहीं करता है, वो कौन सी होता है, बोटोलिनम क्या कॉज करता है, बोटोलिज्म कॉज करता है उसको। अब ये जो टॉक्साइड है वो एफडीए से अप्रूवल नहीं मिला है, हम नॉर्मल वैक्सीन में वो यूज़ नहीं करते। बट ये जो एक क्वेश्चन आ सकता है, ये कौन सा टॉक्साइड है जो लीथल है, वो कौन सा है, वो है बी से बोटोलिनम टॉक्साइड जो होता है वो लीथल होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों ये था लाइव अटेन्यूएटेड किल्ड वैक्सीन और जो टॉक्साइड्स होते हैं उनका एग्जाम्पल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ देखेंगे हम लोग, वो क्या है, वो है एक पिरामिड बनाऊंगी मैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ वैक्सीन्स ऐसे हैं जो हीट सेंसिटिव है और फ्रीज रेसिस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है, हीट सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, अगर आप उन वैक्सीन्स को सनलाइट में रखेंगे या तो हीट में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, वो बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगा। अगर आप उन वैक्सीन्स को फ्रीज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कितना भी फ्रीज करो वो वैक्सीन वैसे ही रहेगा। तो क्या होता है, हीट सेंसिटिव का मतलब अगर आप वैक्सीन को हीट में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, सनलाइट में रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो एक और चीज़ आता है, वो है हीट रेसिस्टेंट और फ्रीज सेंसिटिव। तो चलो इसके लिए भी एक निमोनिक है, कौन सी निमोनिक है, चलो बताती हूँ मैं। मैं भी पीएचडी था, आपको ऐसे ही लिखना है, मैं भी पीएचडी था। चलो देखते हैं कौन कौन सी वैक्सीन्स होते हैं इसमें, चलो देखते हैं। पहला स्टार्ट करेंगे कौन से वैक्सीन से, नीचे का जो मैंने बताया था, जो हीट सेंसिटिव, अगर इनको सनलाइट में रखेंगे तो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। तो पहला आता है ओ का मतलब होता है ओपीवी। उसके बाद वाई आता है, वाई का मतलब होता है येलो फीवर। उसके बाद आता है यम का मतलब होता है मीजल्स। उसके बाद बी का मतलब होता है BCG। उसके बाद पीएचडी में पहला अक्षर कौन सा है, पी है, वो कौन सा वैक्सीन है, पेंटावैलेंट। उसके बाद आता है एच का मतलब होता है हेपेटाइटिस बी। उसके बाद डी आता है, डी का मतलब क्या होता है, डीपीटी। और लास्ट सेशन में कौन सा आता है, वो है टीटी। लास्ट में क्या आता है, टीटी। तो टीटी हीट रेसिस्टेंस है, अगर आप वो सनलाइट में रखेंगे तो या तो हीट में रखेंगे, टेम्परेचर ज़्यादा है तभी रखेंगे तो उसको कुछ नहीं होगा, वैक्सीन को कुछ नहीं होगा। लेकिन उनको फ्रीज़र में रखेंगे तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सो यहाँ पे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। वो है कौन सी ऐसा वैक्सीन है जो हीट सेंसिटिव है, जो मोस्ट हीट सेंसिटिव है, वो है OPV। याद रखो इसको, OPV को हम कितने टेम्परेचर में रखते हैं, -15 to -25 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं।
तो इसलिए ये हीट सेंसिटिव है, हम बिल्कुल इसको हीट में नहीं रखना है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन इज, योर आंसर शुड बी ओपीवी। एक और क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, कौन सा है, अगेन विच इज द वैक्सीन विच इज हीट रेसिस्टेंस। बच्चों ये पहला भी पूछा गया है, 9 से 2024 में शायद ये क्वेश्चन पूछा था कि द मोस्ट हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन, उसमें दोनों ऑप्शंस दिया गया था, टीटी और डीपीटी दोनों ऑप्शंस दिया गया था कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर क्या है हमारा, टीटी। टीटी इज द मोस्ट हीट रेसिस्टेंट एंड फ्रीज सेंसिटिव। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखेंगे कोल्ड चेन के बारे में। तो ये जो वैक्सीन्स होते हैं, ये वैक्सीन जो है उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर बहुत ही लार्ज साइज़ में, लार्ज नंबर में मैन्युफैक्चर किया जाता है। मैन्युफैक्चर करने के बाद उनको क्या करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कहाँ पे, अगर समझ लो कि दिल्ली में मैन्युफैक्चर हो रहा है, दिल्ली में मैन्युफैक्चर हो रहा है, सो दिल्ली से हर स्टेट में ये वैक्सीन्स जाते हैं। सो हर स्टेट से हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, सो हर डिस्ट्रिक्ट से हर विलेज, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। सो ये जो वैक्सीन्स है, इन वैक्सीन्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखा जाता है। और कौन सी टेम्परेचर होता है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर इन वैक्सीन्स को मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो टेम्परेचर होता है, ये जो वैक्सीन्स कैरी करने के लिए एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। उसी में क्या करते हैं, उसी में मैन्युफैक्चर करके रखते हैं। उसके बाद उसको वहाँ से लेके ट्रांसपोर्ट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वही टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड चेन मतलब क्या होता है, ये जो टेम्परेचर कंट्रोल्ड, इट इज़ अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड सप्लाई सिस्टम टू यूज टू स्टोर, to transport and to distribute vaccines in a recommended temperature, that is 2 to 8 degree Celsius from a manufacturer's to point of use। तो कौन सी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो जो मैन्युफैक्चर्स यूनिट होते हैं वहाँ पे पूरा जो रूम, इतना बड़ा फ्रीजर्स होते हैं, ये जो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रूम जैसा फ्रीजर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वॉक इन फ्रीजर्स। और इसके बाद कूलर्स भी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वॉक इन कूलर्स। तो उसके बाद होता है डीप फ्रीजर्स। सो ये जो वॉक इन फ्रीजर्स आते हैं, उनके बाद वॉक इन कूलर्स होते हैं और डीप फ्रीजर्स भी होते हैं। या जहाँ कहाँ पे होता है, ये जो बड़ा जो मैन्युफैक्चर यूनिट पे होता है, उसके बाद जो स्टेट लेवल स्टोरेज होता है वहाँ पर भी ये मौजूद होता है। उसके बाद क्या आता है, ILR का मतलब क्या होता है, आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर। तो जब आप नेक्स्ट टाइम आप जब भी आंगनवाड़ी या वैक्सीनेशन, किसी बच्चे के लिए वैक्सीनेशन करने के लिए जाते हो, तो आप नोटिस करो, जो वो आंगनवाड़ी रूम होता है वहाँ पे एक ऐसा, जो हम आइसक्रीम्स रखते हैं, जो रेफ्रिजरेटर होता है, ऐसे ही एक रेफ्रिजरेटर से क्या करते हैं ये नर्स जो वैक्सीन्स को निकालते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ILR। वो एक तरफ ऐसा खुलता है, ऐसे खुलते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, ILR का मतलब क्या होता है, आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर। उसमें क्या करते हैं हम लोग, वैक्सीन्स को रखते हैं, वैक्सीन्स को रखते हैं। जैसे ये PHCs होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये ILR होता है। अगर इन वैक्सीन्स को लेके घर तक जाके या तो आउटरीच पॉइंट पे जाके अगर वैक्सीन देना है, तो ये आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, एक ब्लू कलर बॉक्स लेके जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन कैरियर्स है। वैक्सीन कैरियर्स। उसके अंदर क्या होता है, 4 आइस पैक्स होते हैं, तो उसको लेके जाते हैं। तो ये हो गया इक्विपमेंट्स इन द कोल्ड चेन। तो मैं क्या बता रही थी, जो वैक्सीन कैरियर्स होते हैं, एक ब्लू कलर का जो दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन कैरियर्स के अंदर ये जो दिख रहा है वाइट कलर का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइस पैक। ऐसे 4 आइस पैक उसके अंदर रख सकते हैं। एक आइस पैक में 4 वैक्सीन्स रख सकते हैं, 4 वायल्स रख सकते हैं। तो 4 आइस पैक कैन कैरी 16 to 20 वायल्स। तो किस लिए यूज़ करते हैं, टू कैरी वैक्सीन्स फ्रॉम द PHC टू द आउटरीच सेक्शन।
तो ये क्या होता है, ये है ILR, ये है ILR। एक ऐसे खुलता है, कैसे खुलता है, यहाँ पे इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो वैक्सीन है उनको रखते हैं। तो मैंने बताया था आपको, एक पिरामिड बताया था। पिरामिड में नीचे, सबसे नीचे जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट सेंसिटिव होते हैं, जो OPV मीजल्स होते हैं वो बहुत ही हीट सेंसिटिव होता है। तो वो पिरामिड एग्जैक्टली यही है, वो पिरामिड एग्जैक्टली यही है। वो पिरामिड कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये ILR में वैक्सीन्स को रखने के लिए यूज़ करते हैं, वैक्सीन्स को रखने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जैक्टली OPV के बाद मीजल्स होता है, मीजल्स के बाद BCG, यहाँ पर भी आप नोटिस कर सकते हैं OPV के बाद BCG, मीजल्स, ऐसे इसके बाद पेंटावैलेंट वायरस, उसके बाद Hep B, ऐसे ही रखा गया है, यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं। तो ILR में रखने के लिए ऐसे ही तरीका ढूंढते हैं। जो नीचे, सबसे नीचे होता है वहाँ पे क्या रखते हैं हम लोग, हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन होते हैं उनको रखते हैं। ऊपर का सेशन में क्या रखते हैं, ये जो हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन होते हैं उनको रखते हैं। तो नेक्स्ट, तो मैंने क्या बोला था, ये जो सारा वैक्सीन होते हैं उनको 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। लेकिन ये जो OPV है, OPV में उसको कितने टेम्परेचर में रखते हैं, -15 to -25 डिग्री सेल्सियस, -15 to -25 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ILR में नहीं रख रहे, वैक्सीन को ILR में नहीं रख रहे या तो फ्रिज में रख रहे हैं, तो ऐसे रखना पड़ेगा। तो ऊपर का सेक्शन में क्या मिलेगा हमें, ऊपर के सेक्शन में हमें मिलेगा आइस पैक्स के साथ क्या रखते हैं हम लोग, OPV। मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर -15 to -25 डिग्री होना चाहिए। तो ऊपर के सेक्शन में हम आइस पैक्स, जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट होता है वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फ्रीज़र कंपार्टमेंट में आइस पैक रखते हैं, उसके साथ OPV वैक्सीन भी रखते हैं। और जब नीचे आएंगे तो कौन कौन सी वैक्सीन रखेंगे हम, पहला रैक में क्या रखेंगे, जो BCG, मीजल्स, MMR और जो वैरिसेला वैक्सीन है उनको रखते हैं। उसके बाद जो DT सीरीज़ है, जैसे DPT, DT, TT और टाइफॉइड, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी, ऐसा पिरामिड में ऊपर जो तीन लेयर्स होते हैं वो सारा वैक्सीन हम यहाँ पे रखते हैं, नीचे रखते हैं, क्योंकि वो हीट रेसिस्टेंट है। तो ऐसे आपको फ्रिज में रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, यहाँ पे जो डोर में कुछ नहीं रखना होता है, डोर पे कोई वैक्सीन नहीं रखेंगे हम लोग, सिर्फ जो अंदर का कंपार्टमेंट है वहाँ पे रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेम्परेचर मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, टेम्परेचर मॉनिटरिंग इन वैक्सीन्स का टेम्परेचर मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। 2 थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, वो है अल्कोहल स्टेम थर्मोमीटर, दूसरा है डायल थर्मोमीटर, ये है अल्कोहल स्टेम थर्मोमीटर। ये जो मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है वो कहाँ से मिलता है, अल्कोहल स्टेम थर्मोमीटर से मिलता है। अल्कोहल स्टेम थर्मोमीटर से मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट मिलता है। लेकिन हम दोनों यूज़ करते हैं, दोनों ही यूज़ करते हैं। तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। ये जो वैक्सीन होता है उसको हम किस में रखते हैं, वायल में रखते हैं। उनको कैसे मॉनिटर करना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, ये जो वैक्सीन का वायल होता है उनको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसे वैक्सीन का वायल्स होते हैं उनको बार बार यूज़ करना होता है। तो यूज़ करने के लिए ये सही है कि नहीं, वो कैसे चेक करते हैं, वो ये वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग से चेक करते हैं। तो उसके ऊपर क्या होता है, दो बॉक्सेस होते हैं, एक बॉक्स होता है, अंदर एक बॉक्स होता है और उसके सराउंडिंग एक सर्कल होता है। ये जो बॉक्स है वो बॉक्स का कलर जो है वो लाइट कलर का होता है। ये जो सर्कल है उसका डार्क कलर होता है, कलर जो है वो डार्क होता है। तो जब ये जो बॉक्स है, अंदर का बॉक्स जो है लाइट है और ऊपर का सर्कल उसके ऊपर जो सर्कल है वो डार्क है, तब ऐसा है, अगर वैक्सीन के ऊपर ऐसा है तो हम ये वैक्सीन यूज़ कर सकते हैं, वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ दिस वैक्सीन, वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था पहला सिनेरियो। सो दूसरा सिनेरियो चलो देख लेते हैं। दूसरा सिनेरियो में क्या है, सेम अगेन बॉक्स है,
उसके सराउंडिंग एक सर्कल है, ये डार्क कलर है, कुछ कलर चेंज यहाँ पे हुआ है लेकिन ये जो कलर है, ये सर्कल में जो कलर है उससे कलर लाइट है, ये जो कलर है वो लाइटर कलर है। तो ऐसे कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैक्सीन को है ना, वैक्सीन को यूज़ करते हैं, वी कैन यूज़ दिस वैक्सीन। In first two scenarios, we can use this vaccine where the inner circle is light, inner box is light, outer circle is dark. Inner box is light, outer circle is dark. थर्ड सिनारियो देख लेते हैं। थर्ड सिनारियो में क्या है, दोनों की कलर सेम है, जो बॉक्स का कलर और जो ये राउंड सर्कल का कलर जो है वो सेम है। तो इस वैक्सीन को हम नहीं कर सकते। डू नॉट यूज़ दिस वैक्सीन, वी कैनॉट यूज़ दिस वैक्सीन। और फोर्थ सिनारियो जो है, वो जो अंदर का बॉक्स है उसका कलर जो है वो डार्क है कंपेयर टू द सर्कल। इस कंडीशन में भी हम यूज़ नहीं कर सकते। वी कैनॉट यूज़ दिस। तो याद रख लो, पहला दो सिनेरियोस होते हैं जहाँ पे बॉक्स का कलर, अंदर जो बॉक्स का कलर लाइट होता है तब भी हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं। अगर बॉक्स का कलर डार्क है, राउंड से इक्वल है या तो डार्कर है, तो हम वैक्सीन को यूज़ नहीं करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग। चलो बच्चों, अब देखते हैं कौन कौन सा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन कौन सा रूट्स में हम इंजेक्शन ये वैक्सीन को डाल सकते हैं। पहला जो है ओरल टाइप, हमें पता है कौन सा वैक्सीन डालते हैं हम लोग। ओरल पोलियो वैक्सीन 2 बूंद, और उसके बाद टाइफॉइड वैक्सीन भी हम ओरल रूट में देते हैं। उसके बाद आता है इंट्राडर्मल जो है वो बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। जो हम जब बच्चा पैदा होता है पहला वैक्सीन कौन सा देते हैं, BCG। वो कहाँ पे देते हैं, इंट्राडर्मल। ये जो डर्मिस दिख रहा है, ये है इंट्राडर्मल इंजेक्शन। उसके बाद आता है इंट्रामस्कुलर, ऐसे हम सीधा मसल्स में देते हैं। ऐसे इंजेक्शन जो है, नीडल जो होता है वो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें होल्ड करना है। तो मोस्ट वैक्सीन जो होते हैं उनको हम इंट्रामस्कुलर देते हैं। कहाँ पे दिस इज इम्पॉर्टेंट, वी गिव एट द एंटीरोलैटरल पार्ट ऑफ द थाई, दिस इज द थाई। We give at a anterolateral part of the thigh, that too at a midsection, यहाँ पे मार्क किया हुआ है ना, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस देते हैं। हम ये ग्लूटियल रीजन को अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं, कहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे साइटिक नर्व इंजर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम ग्लूटियल रीजन को अवॉइड करते हैं। और कहाँ पे देते हैं इंट्रामस्कुलर, एंटीरोलैटरल पार्ट ऑफ थाई। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ से दे सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट एंटीरोलैटरल पार्ट ऑफ द थाई। उसके बाद लास्ट रूट है सबक्यूटेनियस रूट से कौन सा इंजेक्शन देते हैं हम लोग, MMR। तो ये था रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चलो अब एक और पॉलिसी के बारे में देख लेते हैं, वो है ओपन वायल पॉलिसी। ओपन वायल पॉलिसी का मतलब क्या होता है। चलो, एक वायल है उसमें वैक्सीन है। तो क्या होता है, PHC में जो या तो आंगनवाड़ी में क्या होता है, एक पहला दिन क्या होता है, सिस्टर वो वैक्सीन को खोलती है। खोलने के बाद एक बच्चा आया इसी दिन, तो उस दिन एक बच्चा आया तो वो वैक्सीन उनको देती है। तो लेकिन उस वैक्सीन के वायल से हम 16 to 20 डोजेस दे सकते हैं, 16 to 20 डोजेस दे सकते हैं। लेकिन आज ओपन किया हुआ है, लेकिन जो जितना इंजेक्शन डाला है वो है सिर्फ एक ही पर्सन को इंजेक्शन डाला हुआ है, एक ही पर्सन को वैक्सीन डाला है। तो अभी बाकी जो है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, WHO और गवर्नमेंट ने क्या किया, 2013 में क्या किया, एक पॉलिसी को अडॉप्ट किया। उसका नाम क्या है, ओपन वायल पॉलिसी। ओपन वायल पॉलिसी क्या होता है, जब ये वायल ओपन होता है उसमें अगर मल्टी डोज वैक्सीन है, मल्टी डोज वैक्सीन का मतलब यू कैन गिव इट टू नंबर ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल 10, 15, 20, ऐसा मल्टी डोज वैक्सीन है
तो उसको डिस्कार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ दैट टिल 28 डेज, और 4 वीक्स, या तो 4 वीक्स या 28 डेज तक सेम वायल को यूज़ कर सकते हैं, सेम वायल से इंजेक्शन डाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी कंडीशंस है, उसमें भी क्या कंडीशंस है, उसको स्टोर टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग देखना है, और उसको स्टेरिलिटी मेंटेन करना है। अगर ये तीनों सही है तो उस वायल को हम 28 डेज या तो 28 डेज या तो 4 वीक्स तक हम यूज़ कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन वायल पॉलिसी। तो ये जो ओपन वायल पॉलिसी है, सारा वैक्सीन को अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी वैक्सीन को अप्लीकेबल है, ये जो DT सीरीज़ का है, DPT, डिप्थेरिया एंड टेटानस, TT, हेपेटाइटिस, OPV, IPV, पेंटावेलेंट और PCV, ये सारे वैक्सीन को ये जो ओपन वायल पॉलिसी है वो अप्लीकेबल होता है। तो अगर ये वैक्सीन को वायल को हम ओपन करेंगे तो 28 डेज तक यूज़ कर सकते हैं या तो 4 वीक्स तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वैक्सीन है जो उनमें OPV अप्लाई नहीं होता है। कौन सी ऐसे वैक्सीन है जो अप्लाई नहीं होता है, जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, उनको हम डाइल्यूटेंट डाल के ऐसे मिक्स करते हैं। उन वैक्सीन को हम ओपन वायल पॉलिसी अप्लीकेबल नहीं होता है, उन वैक्सीन को ओपन वायल पॉलिसी अप्लाई नहीं होता है। कौन सा वैक्सीन है, BCG। चलो, ये BCG जो है वो पाउडर फॉर्म में है, उसको डाइल्यूटेंट डालते हैं, सोडियम क्लोराइड NS जो है उसको डाल के ऐसे मिक्स करते हैं। उन ऐसे वैक्सीन में ये अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर ये वायल खुला है तो विथिन 4 आवर्स वी हैव टू यूज़ दिस। और उसके बाद आता है AMR, Japanese encephalitis और rotavirus. These are the 4 vaccines which are important. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, These are the 4 vaccines where the open vial policy is not applicable. सो बच्चों, ये था हमारा आज का क्लास इम्यूनाइजेशन। हमने क्या क्या पढ़ा, इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा, इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का डेफिनेशन देखा। उसके बाद कौन सी किल्ड वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, और टॉक्साइड कौन सी है, कौन सा वैक्सीन जो है ईट रेसिस्टेंस है, ईट सेंसिटिव है। उसके बाद डिस्कस किया कोल्ड चेन के बारे में, तो रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया। तो इसी के साथ हम आज का ये डिस्कशन ख़त्म करेंगे। थैंक यू।